गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जीन अभिव्यक्ति का नियमन। हमने बताया था जीन अभिव्यक्ति का क्या मतलब हुआ। जीन अभिव्यक्ति का मतलब हुआ जब कोई डीएनए पर उपस्थित जीन एक विशेष प्रकार के एंजाइम और प्रोटीन का निर्माण करता है तो उसे ही हम जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी वो नए प्रकार के प्रोटीन का कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार संश्लेषण करता है या निर्माण करता है। तो इसका नियमन कैसे किया जाता है, यानी कब, नियमन का मतलब कब प्रोटीन संश्लेषण होगा, कब प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। तो हम एक कह सकते हैं कि एक टॉपिक है स्वनियमन यानी ऑटो रेगुलेशन, और पूरे रेगुलेशन की प्रक्रिया हम आपको पढ़ा चुके हैं कि ये एक कोशिका है, सेल है, इसमें डीएनए है, डीएनए से बनता है एमआरएनए और एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। डीएनए से एमआरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, अनुलिपीकरण कहलाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है या अनुवादन कहलाता है। स्वनियमन का क्या मतलब हुआ? स्वनियमन का मतलब हुआ जब जैसे मान लीजिए जो प्रोटीन बना, जब यही प्रोटीन खुद जीन के निष्क्रिय करने की आवश्यक होती है, निष्क्रिय करने के लिए आवश्यक होती है, यानी जब प्रोटीन ही अपने खुद का डीएनए प्रोटीन संश्लेषण ना हो उसे रोक देती है, तब इसे कहते हैं स्वनियमन। यानी एमआरएनए का जो अनुलेखन हो रहा है, एमआरएनए का जो निर्माण हो रहा है, जब निर्मित प्रोटीन यानी इसी द्वारा निर्मित प्रोटीन ही उस प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को अवरुद्ध करती है, तब हम इसे क्या कहते हैं? स्वनियमन। अपने आप नियमन कर रहा है, यानी जो प्रोटीन बन रही है वही नियमन कर रहा है। निगेटिव रेगुलेशन क्या है? यानी निगेटिव रेगुलेशन का मतलब ऋणात्मक नियमन। ऋणात्मक नियमन में इसी कोशिका में कोई रिप्रेसर उपस्थित होगा, रिप्रेसर, या इसी को कह सकते हैं इनहिबिटर। रिप्रेसर का मतलब दमनक, या इनहिबिटर का मतलब निरोधक यानी रोकने वाला। जब कोई रिप्रेसर या इनहिबिटर, कोई पदार्थ या अणु जो है वो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को अवरुद्ध कर देता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? निगेटिव रेगुलेशन। यानी जब कोई रिप्रेसर, और इस प्रकार के नियमन में जो रिप्रेसर है वो कोशिका में उपस्थित रहता है, तो निरोधक या रिप्रेसर या जो है दमनक, यही जब प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को अवरुद्ध कर देता है उसको कहते हैं निगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन क्या है, यानी धनात्मक नियमन क्या है? धनात्मक नियमन का मतलब जब कोई अन्य अणु, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो अन्य कोई पदार्थ हो, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो अमीनो अम्ल हो, यानी चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो वसा हो, जब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या अन्य अणु अगर किसी प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रोमोट करता है, रोकता नहीं है बल्कि क्या करता है? प्रोमोट करता है, बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, प्रेरित करता है कि प्रोटीन संश्लेषण हो, तब हम इसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव रेगुलेशन। धनात्मक का मतलब धन हो रहा है, पॉजिटिव लाभ हो रहा है, इसका मतलब कुछ निर्माण हो रहा है प्रोटीन का। ऋणात्मक, निगेटिव का मतलब ऐसा अणु जो है जो निगेटिव कर रहा है यानी रोक रहा है नियमन को, तब हम क्या कहते हैं? निगेटिव रेगुलेशन। स्वनियमन में क्या है? अपने द्वारा ही बनी प्रोटीन ही प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया को रोकती है, तो इसे क्या कहते हैं? स्वनियमन। फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन क्या है कि जब एंड प्रोडक्ट यानी जो अंतिम उत्पाद होता है, जैसे मान लीजिए डीएनए से कोई अंतिम प्रोटीन बन रही है, लास्ट प्रोटीन जो यूज में आ रही है, प्रयोग में आ रही है, कोई एंजाइम है वो प्रयोग में आ रहा है, तो जब अंतिम उत्पाद ही प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को रोक देता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। या जब अंतिम उत्पाद ही किसी एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है या जो प्रोटीन बना है उसकी एक्टिविटी को रोक देता है, तब हम इसे क्या कहते हैं? फीडबैक इनहिबिशन के नाम देते हैं। जीन प्रकटन के नियमन के 4 स्तर, 4 स्तरों पर जीन प्रकटन के नियमन को रेगुलेट किया जा सकता है। कैसे?
एट जीन्स ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। हमने ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया बताई कि ये क्या है, डीएनए से mRNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो जीन को इस ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है, हमने पहले भी आपको बताया कि डीएनए पर जो भी जीन पाए जाते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर कि एक जीवाणु की कोशिका में लगभग 8 से 12 हज़ार जीन होते हैं। कुछ अन्य जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं वो 12,000 से लेकर के 1 लाख तक जीन उसमें पाए जा सकते हैं। मनुष्य में इसकी संख्या लगभग 30,000 निर्धारित की गई है। तो ये सभी जीन हमेशा सक्रिय नहीं रहते हैं, बल्कि आवश्यकता अनुसार, कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार ये एक्टिव हो जाते हैं। तो जब कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार ये एक्टिव हो जाते हैं तो कार्य करते हैं। इसका मतलब अगर सारे जीन सक्रिय हो जाएं तो अनावश्यक प्रोटीन बनाने लगें जिसकी कोशिकाओं को कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरीके से जब जो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर जीन होता है, ये डीएनए से कोई बाइंडिंग प्रोटीन जुड़ी होती है। बाइंडिंग प्रोटीन, जब तक ये प्रोटीन डीएनए से बंधी रहती है तब तक क्या होता है, डीएनए से mRNA का निर्माण नहीं होता है। और जैसे ही यह प्रोटीन हट जाती है तुरंत ही डीएनए से mRNA का निर्माण किया जा सकता है। तो इसका मतलब हम ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर हम इस बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा हम डीएनए से mRNA के बनने की प्रक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। यानी इस स्तर पर रुकता है तो जीन प्रकटन के नियमन होता है, यानी जीन प्रकटन में mRNA के संश्लेषण की दर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है इस बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा। अगला है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, यानी mRNA तो बन गया। अब हमने एक प्रक्रिया बताई थी mRNA का संसाधन, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बताया था कि जिसमें ऐसा mRNA बनता है जिसमें एक्सान और इंट्रान पाए जाते हैं। एक्सान को जो है इंट्रान को रिमूव करके एक्सान को जोड़ दिया जाता है, जिसे आरएनए संसाधन कहते हैं, आरएनए प्रोसेसिंग कहते हैं। तो अगर आरएनए प्रोसेसिंग ना हो, mRNA तो बन जाए लेकिन उसकी आरएनए प्रोसेसिंग ना हो, अगर इस स्तर पर जो है अगर हम किसी एंजाइम के द्वारा इस नए बने हुए mRNA का विखंडन कर दें, यानी नष्ट कर दें इसको, तो भी हम इस पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर हम इस जीन नियमन को रोक सकते हैं। जो वायरस है, जो कोरोना वायरस है, जब अपना जो है आनुवंशिक पदार्थ आरएनए हमारी बॉडी में डालता है तो उस आरएनए से जो है निर्माण होता है डीएनए का, और डीएनए से फिर वो अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रोटीन बनाता है। अपनी प्रोटीन का मतलब जो कोरोना वायरस के चारों ओर, आरएनए के चारों ओर जो प्रोटीन होती है वो अपने प्रोटीन का निर्माण करता है। कैसे, उस डीएनए से mRNA बनेगा, mRNA से प्रोटीन बनेगा। तो अगर हम जो नया सिंथेसाइज उस कोरोना वायरस का mRNA है उसको किसी एंजाइम के द्वारा हम उसको गला दें, हटा दें, तो हमारी इस नई कोशिका में नया वायरस नहीं बन पाएगा। यानी एक एक्सपेरिमेंट इस आधार पर भी कोरोना वायरस को मारने के लिए किया जा सकता है। तो जैसे एट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, इसका मतलब mRNA बनने के बाद जो mRNA का संसाधन होता है, mRNA की जो प्रोसेसिंग होती है, अगर हम किसी एंजाइम द्वारा इस mRNA को विखंडित कर देते हैं या स्वतः ही कोशिकाएं विखंडित कर देती हैं, तो इसे कहा जाता है कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर हम इसको क्या कर रहे हैं, नियमन कर रहे हैं, रोक रहे हैं। एट ट्रांसलेशनल लेवल, ट्रांसलेशन क्या है, mRNA से प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। और हमने बताया था mRNA केंद्रक से बाहर आता है, राइबोसोम की सब यूनिट पर बाइंड होकर के नए प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अगर हम इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी को रोक दें, यानी राइबोसोम से ये mRNA बाइंड ना होने पावे, तो हम इस स्तर पर भी हम जीन प्रकटन को रोक देते हैं कि वो अपना जीन जो है नहीं बना पाएगा। तो इसको कहते हैं एट ट्रांसलेशनल लेवल, यानी ट्रांसलेशनल लेवल पर राइबोसोम पर जो mRNA अणु से पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का निर्माण ना हो, इस स्तर पर भी रोका जा सकता है। एट पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल, यानी पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल में प्रोटीन तो बन जा रही है, तो प्रोटीन के बाद ये सिंपल जो प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ये तुरंत काम में नहीं आती,
बल्कि इस प्रोटीन को प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में बदलना आवश्यक होता है। जैसे हीमोग्लोबिन है वो टर्शियरी यानी वो चतुर्थक स्ट्रक्चर है, संरचना है प्रोटीन की। इसका मतलब वो जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा वो प्राथमिक स्ट्रक्चर होगा, फिर उसके बाद और फोल्डेड होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा और फोल्डेड होगा, टर्शियरी होगा, और जब बहुत ज़्यादा फोल्डेड हो जाएगा जो है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, तब वो हीमोग्लोबिन का निर्माण करेंगी। तो हम इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्तर पर बनने से रोक सकते हैं, और इस लेवल पर भी हम पोस्ट ट्रांसलेशनल लेवल कहते हैं कि यानी जो नया पॉलीपेप्टाइड चेन है वो तुरंत प्रोटीन में बदलता नहीं है या एंजाइम में बदलता नहीं है, उसको मैन्युफैक्चर यानी बनाया जाता है, उसका स्वरूप बदला जाता है प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में। तो इस प्रकार हम पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर हम जीन प्रकटन कह सकते हैं। तो ये आपका हो गया आज का टॉपिक, जीन अभिव्यक्ति का नियमन कैसे किया जा सकता है। अब हम कैसे नियमन हो रहा है, कैसे नए उत्पाद का निर्माण हो रहा है, इसको हम आगे समझेंगे। थैंक यू।